साथ ही फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ है यूपी टाइम्स 24 के पत्रकार राकिब राणा। दोस्तों, आज हम आपसे इनका परिचय कराएंगे और थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे 2024 के इलेक्शन के बारे में, आखिर कैसा रिजल्ट रहा और जो इकरा हसन के जीतने के कारण और वहीं पर प्रदीप चौधरी के हारने के कारण। तो आपका इनसे परिचय कराते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राकिब भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ, बस दुआएं हैं आप लोगों की। और क्या काम धंधा सब ठीक चल रहा, बढ़िया चल रहा माशा? ठीक है, सब कर रहे हैं, अपने चलते रहते हैं काम कार, तो रोज़ाना के काम है। तो राकिब राणा जी, जैसा कि आप पश्चिम यूपी के अच्छे खासे पत्रकार हो, माशाल्लाह जान पहचान आपकी अच्छी है। काफ़ी बड़े बड़े नेताओं के आपने इंटरव्यू लिए हैं, मैंने भी देखा है। जैसे हरिंदर मलिक का आपने सहारनपुर से इंटरव्यू लिया था। तो आप थोड़ा मुझे बारीकी से समझा सकते हो कि इस बार जो अखिलेश की इंडिया गठबंधन की 46 सीटें आई हैं, इसके क्या कारण रहे मुख्य? देखो, ये जनता है, जनता जिसे चाहेगी ले आएगी, है भाई। जनता को लगा कि हमें बदलाव करना चाहिए, जनता ने बदलाव कर दिया। न तो इसमें किसी का हाथ है और न ही किसी को इतनी बड़ी चीज़ है। जनता, हमने जो समझा इस चीज़ को कि जनता कहीं ना कहीं परेशान है, और वो अपनी परेशानी दूर करने के लिए उन्होंने एक ऑप्शन चुना है, और उस ऑप्शन में वो कामयाब हो गए। रही बात हार और जीत की, एक आदमी से परेशान हो गए, आदमी दूसरे आदमी के पास जाएगा ही, और वो दूसरे आदमी के पास गए तो वहाँ उनको कामयाबी मिल गई। लेकिन जो लोग हार रहे हैं, जो पार्टी चुनाव हार रही हैं, उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। वो अपने कार्य पर रिव्यू करें, आखिर उनकी हार का कारण क्या बना। सत्ता में सरकार होने के बाद फिर भी हार रहे हैं, केंद्र में सरकार उनकी, राज्यों में सरकार उनकी, फिर भी चुनाव हार रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो सीधा सीधा यह है कि कहीं ना कहीं जनता इनसे परेशान है, और ये तो जनता के हाथ की बात है। लोकतंत्र, हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सबको वोट द्वारा सही फैसला लेने की आज़ादी है, और मुझे लगता है जनता ने सही फैसला अब की बार लिया है और गठबंधन के हाथ मजबूत किए हैं। अभी भी देख लो आप, पेंच फंसा हुआ है। अभी भी विपक्ष सरकार बनाने से काफ़ी दूर है, क्योंकि 240 सीटों के साथ बीजेपी पहले नंबर पर है, और जो एनडीए की सीटें हैं लगभग 295 के आसपास है। तो अभी भी सरकार बनाने के पास एनडीए गठबंधन के पास ज़्यादा चांस है, न कि विपक्ष के पास। लेकिन फिर भी जनता ने थोड़ा बहुत केंद्र सरकार के खिलाफ मैंडेट दिया है। देखो, एक चीज़ है, जनता ने अपना काम कर दिया। ये समझना है छोटी पार्टियों को और राज्य की पार्टियों को, ये उनको समझना है। अगर वो नहीं समझेंगे तो हो सकता है उनको आगे भी नुकसान उठाना पड़े। जनता का फैसला आ गया, जहाँ जो पार्टी जनता को लगी कि ये हमारे हक की आवाज़ उठा सकती है, जनता को लगा कि ये हमारे लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं, जनता ने उनको सपोर्ट करके उनको कामयाब कर दिया। अयोध्या से राम मंदिर का निर्माण हुआ 2024 में, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी वहाँ से हार गई है। एसपी का प्रत्याशी वहाँ से जीत कर रहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, इसका क्या कारण रहा? देखो, वोट अगर हम धर्म के नाम पे मांगेंगे तो कब तक मांगेंगे? ये सच्चाई एक न एक दिन निकल के सामने ज़रूर आ जाएगी, और लोग अब समझने लगे हैं कि हमारा वोट किस तरीके से लिया जा रहा है और उसको कहाँ फिट किया जा रहा है। इस बात को लोग खूब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। समझने के बाद ही अयोध्या के लोगों ने फैसला लिया है, वरना जहाँ बाबरी मस्जिद थी वहाँ मंदिर बन गया। मंदिर बनने के बाद भी भाजपा सरकार वहाँ हार रही है, तो ये कोई छोटा कारण नहीं, ये कुछ ना कुछ बड़ा कारण है। तो इसको सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए इस पर भी। इस बार
आस्था से ऊपर उठकर लोगों ने बेरोजगारी और जी महंगाई के ऊपर ज़्यादा भरोसा जताया है। महंगाई कहाँ है? भाजपा वालों से अगर आप पूछोगे वो कहेंगे कि महंगाई कहाँ है। पहले तनख्वाहें 2,000 होती थी, अब 20,000 बताते हैं। देखिए, महंगाई इस देश में इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और आर्थिक रूप से लोग तंग हो चुके हैं। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने की वजह से आर्थिक रूप से भी लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों के पास पैसा ही नहीं रहा है, और जिन लोगों के पास पैसा है उनके पास इतना है कि वो अमीर ही होते जा रहे हैं, और जो लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, वो इतने गरीब हो चुके हैं कि उनको एक टाइम की सब्जी मिलना भी मुश्किल हो रहा है। राकीब भाई, विपक्ष कहाँ चूक गया? सरकार बनाते बनाते रह गया, कहाँ कमी रह गई विपक्ष में? देखो, विपक्ष ने मेहनत तो बहुत की है, और उसी मेहनत का नतीजा है जो आज एनडीए भी अभी तक सरकार नहीं बना पाई। दूसरी चीज़ क्या है कि एनडीए के पास फुल बहुमत नहीं आई, तो इसका कारण विपक्ष की मजबूती है। विपक्ष चूका नहीं अभी तक, विपक्ष तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन ये तो सोचना उन लोगों को चाहिए कि उनको मौका मिला है। विपक्ष को भी चाहिए, और जो दूसरी पार्टीज़ हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी सीटें हैं, अगर आज वो इन चीज़ों को समझ ले तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार भी बन सकती है। आज भी बन सकती, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। और लालच अगर करेंगे तो फिर किसी की भी सरकार बन सकती है, फिर कोई बात ही नहीं। राकीब भाई, अब हम थोड़ा अपना कैराना सीट पर आते हैं। यहाँ से चौधरी परिवार की साख हमेशा से रही है। पहले चौधरी मुनव्वर हसन के पिताजी जीत कर आए, उसके बाद चौधरी मुनव्वर हसन जी, उसके बाद तबस्सुम हसन जी, फिर नाहिद हसन जी, इस बार इकरा हसन जी। ऐसी क्या खूबी है चौधरी परिवार के अंदर जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं? देखो, अभी जो चुनाव जीता है ये बच्ची पढ़ी लिखी बच्ची है। लंदन से वकील का जो कोर्स है, लॉयर्स जिसको कहते हैं, एडवोकेट है। लंदन से एडवोकेट की इन्होंने पढ़ाई की है, और इनका मिलना जुलना इकरा हसन का लोगों को अच्छा लगा। लोगों को क्या चाहिए? उनको चाहिए कि हमारा प्रत्याशी हमारे बीच रहे, वो कुछ भी ना करे। जो हमने देखा है ग्राउंड पे, आप उनके काम मत करो, लेकिन आप उनके दुख में सुख में जाके खड़े हो जाओ, लोग इसी बात पे आपको वोट दे देंगे। प्रदीप चौधरी का हारने का कारण मैन यही बताया जा रहा है कि क्योंकि लोगों के बीच जाते नहीं थे। मैं जब यहाँ गया ग्राउंड पे तो लोगों ने कहा जी 10 साल हो गए हमें, तो उसकी शक्ल भी देखो। 10 साल हो गए, शक्ल भी देखो। हमने कहा काम, तो मैं जितने भी गांवों में गया हमें उनका कोई काम नहीं मिला। वहाँ लोगों ने हमें दिखाया है, तो लोग इस चीज़ से गुस्सा थे। प्रदीप का हार का कारण, प्रदीप शायद इस वजह से हारा है कि उस चक्कर में रहे कि तुम्हें भाजपा का वोट मिलेगा, तुम्हें तो पार्टी के नाम से वोट मिलेगा। लेकिन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मायूसी थी, नाराज़गी थी, और दूसरी नाराज़गी राजपूतों के अंदर थी। राजपूतों के साथ जो प्रकरण चला था गुज्जर और राजपूतों का, उस प्रकरण को लेके भी राजपूतों में गुस्सा था प्रदीप चौधरी के खिलाफ, और वो उनको भुगतना पड़ा। राजपूतों ने भी उनको वोट नहीं दिया, गठबंधन को सपोर्ट किया सारी सीटों में, और इसका असर देखने को मिला है। इस गुस्से का असर देखने को मिला है, जिसका नतीजा सामने भी आ गया है। राकीब भाई, अब हम थोड़ा सहारनपुर सीट पर चलते हैं, जहां से इमरान मसूद ने काफ़ी ज़ोरदार जीत दर्ज की है। लगातार चुनाव हारने के बाद इमरान मसूद का इस बार जीतना अपने आप में काफ़ी महत्व है, क्योंकि लगातार कोशिश कर रहे थे इमरान मसूद, उसके बाद बावजूद हार रहे थे। इस बार इमरान मसूद के फेवर में, फैक्टर में क्या चीज़ गई जो इमरान मसूद चुनाव जीत कर आए? देखो, जब मैं ग्राउंड पर गया तो मैंने यही सवाल वहाँ के लोगों से किया। उन्होंने भी यही बात रखी
कि जी अगर हम इमरान मसूद को अब फ़ोन करें, इमरान मसूद अभी हमारे बीच में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग डीएम के यहाँ जाते रहे सहारनपुर, तो मैं जितनी बार भी उधर गया उतनी बार इमरान मसूद, शायान मसूद, हमज़ा मसूद, इन लोगों को मैंने उधर लोगों को लोगों के काम लेके वहाँ देखा। लोगों के काम करवाने के लिए उधर जा रहे, लगातार पुलिस लाइन में जा रहे। तो सरकार न होते हुए और लोगों के बीच में जाना, बातें करना लोगों से, बार बार चुनाव हारने के बाद भी हिम्मत ना हारना, बार बार चुनाव हार गए लेकिन हिम्मत नहीं हारी, मैदान नहीं छोड़ा, मैदान में डटे रहे। मुझे लगता है यही कारण है कि चुनाव का सबब बना है। राकिब भाई, अब हम आपसे आखिरी सवाल पूछते हैं, क्या अभी भी विपक्ष के पास कुछ बचा है कि सरकार बना सकती है? देखो, विपक्ष को जितनी सीट लानी थी ले आए और पक्ष वालों को जितनी लानी थी ले आए। अब तो दारोमदार उन लोगों के ऊपर हैं जिनके ऊपर सारी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। वो क्या करते हैं? नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। अब ये नायडू वगैरह बेचारे क्या करते हैं? अगर ये लालच में आ गए तो सरकार एनडीए की बनेगी, और अगर ये इंडिया के साथ आ गए तो इंडिया की बनेगी। लेकिन देखना ही न है, जनता ने तो इनको सपोर्ट करके इनको अच्छा आदमी मान के दे दिया। अगर फिर भी ये इस बात के बाद भी फिर भी एनडीए के साथ ही जाते हैं तो हो सकता है अगली बार फिर जनता इनको बता देगी, लो भाई। 2027 में यूपी के चुनाव भी आने वाले हैं, क्या इस बार कुछ चेंज हो सकता है? देखो, परेशान तो हैं लोग। ये जो बदलाव आया ये ऐसे ही नहीं आया, सारे राज्यों में बदलाव है। एक राज्य मुझे ऐसा बता दो जिसमें बदलाव नहीं है। तो ये बदलाव का जो संदेश है, ये संदेश यही है कि बदलाव आगे भी आएगा। नगीना सीट से चंद्रशेखर का जीतना, और क्या वे लगातार दलितों में अपनी पकड़ बना रहे हैं और मायावती का वोट खिसका रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है या आने वाले टाइम में चंद्रशेखर रावण और भी मजबूत हो सकते हैं? देखिए, बहन मायावती जी का काम रहेगा रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाषण देना, इसके अलावा ज़मीनी सतह पर उनका कोई भी काम नहीं है। खाता भी नहीं खुला है। हाँ, और मुसलमानों से वोट लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि मुस्लिम वोट हमें मिला ही नहीं। तो यही कारण है उनका कि वो बार बार चुनाव हार रही हैं। विधानसभा में नहीं जीत पाई, अब लोकसभा में नहीं जीत पाई। तो दलित भी इस बात को समझ गए हैं, और दलित समझने के बाद ही, क्योंकि वो रिजर्व सीट थी, वो तो मायावती के खाते में जाती, लेकिन दलित ने समझा, दलित प्लस मुस्लिम ने मिलकर वहाँ वोट दिया। अदर लोगों ने भी दिया, ऐसा नहीं है, जो और बिरादरीज हैं उन्होंने भी वोट दिया, तभी 1.25 लाख प्लस वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जीते हैं। तो लोग समझ रहे हैं, चाहे कोई भी बिरादरी है, राजपूत हो, जाट हो, गुज्जर हो, किसी भी बिरादरी को, यहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला है ही नहीं। ये तो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है जो हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। यहाँ अगर मुद्दा है बेरोजगारी का है, मुद्दा अगर यहाँ है तो यहाँ भ्रष्टाचारी का है, जहाँ लोग अधिकारी भ्रष्टाचार करने में तुले पड़े हैं। गंगो ब्लॉक से करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है, खुद अधिकारी इसकी घोषणा कर रहे हैं, कई अधिकारी सस्पेंड भी होने जा रहे हैं। यहाँ अगर मुद्दा है तो बेरोज़गारी का है। यहाँ लोगों के पास आज भी एक टाइम का खाना सही से नसीब नहीं होता। तो मुद्दे जो हैं, आप देखिए, आप जिस इलाके से आते हैं आप उस इलाके में नज़र डालिए, आपको कहीं इंटर कॉलेज नहीं मिलने का, आपको सरकारी सुविधा नहीं मिलने की, आपको बैंक की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, किसानों के लिए सोसाइटी नहीं मिलेगी, क्या है यहाँ पर सड़कें नहीं मिलेगी, यहाँ पर जो है आपको रास्ते अच्छे नहीं मिलेंगे, पीने की पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। देख लो, हमें बताओ। जब एक बार एक जनप्रतिनिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि मैंने सारा काम करा दिया, उसी वक्त हमने उनको कहा था कि गलत बोल रहे हैं साहब आप। हमने उनको काम गिनवाए, लेकिन उन्होंने उसमें से चंद काम तो करा दिए थे, अभी भी ज़्यादा काम। हमें यहाँ एजुकेशन चाहिए, हमें यहाँ स्वास्थ्य के लिए सरकारी अस्पताल चाहिए। सिकंदरपुर में सरकारी अस्पताल 100 बेडों का अस्पताल बना हुआ है,
आज तक बेचारा डॉक्टर की आज तक बंद पड़ा है ना, आज कोई तक उसमें बंद ही डॉक्टर है, कोई सुविधा नहीं है उसमें, कोई इस तरह की कोई बना के तैयार कर दिया है। कोई डॉक्टर नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार ने अस्पताल तो बना दिया, लेकिन सरकार डॉक्टर नहीं देना चाहती। सरकार को चाहिए कि डॉक्टर की भर्ती करे, कौन रोक रहा है सरकार को, लेकिन नहीं देना चाहती। तो क्या संदेश जाएगा इसका? इस पूरे गंगो ब्लॉक देहात क्षेत्र में देख लीजिए आप, कहीं भी सड़कें आपको सही नहीं मिलेंगी, पीने का पानी नहीं मिलेगा, आपको जो है यहाँ बैंक की सुविधा नहीं मिलेगी। कौन देगा इनको? सिर्फ वोट चाहिए। वोट का ध्रुवीकरण करके, वोट भी ध्रुवीकरण करके वोट का, तब इनको चाहिए। सुविधा के नाम पे यहाँ ज़ीरो है। कहीं जहाँ से गंदी नाली शुरू होगी, गंदी सड़कें शुरू होगी, बिजली के तार नहीं होंगे, सड़कें नहीं होंगी, सरकारी अस्पताल नहीं होंगे, सरकारी अच्छे स्कूल नहीं होंगे, ये समझ लो वहाँ से मुस्लिम और दलित की बस्तियाँ शुरू हो गई हैं। दूसरी जगह चले जाइए आप, सारी सुविधाएं मिलेगी, अगर नहीं मिलेंगी तो मुस्लिम और दलित बस्तियों में नहीं मिलेंगी। तो राकिब भाई, हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। साथियों, ये थे हमारे साथ यूपी टाइम 24 के संपादक राकिब राणा और